हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल और हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट टिप्स। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो। और गाइस, मैं सिर्फ आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जब एक्सप्लेन भी करता हूँ तो आप में से कोई सुनता भी होगा उसको। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है एवरेज वॉच टाइम कम ही रहता है। मतलब अधिकतर बच्चे सिर्फ आके क्वेश्चन देख के उसका स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं। जबकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि सिर्फ स्क्रीनशॉट अगर लोगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। बिकॉज जब हम क्वेश्चन बताते हैं बेटा, तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो यशराज की सीरीज़ हो या आप कॉलेज की सीरीज़ हो या कोई भी सीरीज़ हो बेटा, उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं कि वो भी एग्ज़ाम में आए। तो जब हम सजेस्ट करते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप सुनते नहीं हैं। फिर आप बाद में बोलोगे सर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। तो बेटा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये, पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूंगा आप सभी का। कॉस्ट अकाउंट की जो टॉप 20 क्वेश्चंस की हमने वीडियो दी थी आपको, उसमें मैंने आपको पहले ही कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस दिया था, जो 12 नंबर का आया है बेटा। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, वो भी 12 नंबर में आया है बेटा। तो दो क्वेश्चन आपके वो हो गए। इसके बाद 8-8 मार्क्स में जो सीधे सीधे 4 क्वेश्चंस हैं, आप चेक कर लो, सेम टू सेम वही आए हैं जो मैंने टिक किए थे। अब अगर आप नहीं पढ़ो या आप सारी वीडियोस नहीं देखो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, बेल आइकन नहीं प्रेस करी हो, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सभी को बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी कोई वीडियो मिस करते हैं, प्लीज़ वो मैंने प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर में डाल रखी है। आप एक बार सारी वीडियो अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में भी 8-8 मार्क्स वाले भी 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको उस 20 क्वेश्चन वाली वीडियो में से मिल जाएंगे, और 12 मार्क के भी दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। मैंने आपको EOQ वाला भी बोला था, क्वेश्चन करके भी दिखाया था सॉल्व, वो भी उसमें एज इट इज़ आया था बेटा। अब थोड़ा बहुत आप नहीं पढ़ सकते तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है आपसे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बड़ा ही है ये। जो मेरे CA फाउंडेशन वाले बच्चे हैं या CS EET वाले बच्चे हैं, उनको तो पूरा आता ही होगा। जिनको नहीं आता उनको बता देता हूँ। इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उन पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है। ठीक है, आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की। आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट याद कर लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने आपको पार्ट 1 डाला है बेटा, उसके अंदर मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसमें हम लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं, ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसमें हम लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, इट मीन्स लॉ की मदद ले सकते हैं, लॉ इन्फोर्स करा सकते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब सामने वाले की जो सहमति आपने ली वो फ्री होना चाहिए। पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब 18 साल से बड़ा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। मतलब 3 कंडीशन है जो सेक्शन नंबर 11 में आपको दे रखी है। क्या, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। इसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। इसका मतलब जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए। और कंसिडरेशन का मतलब होता है बेटा जो आपको बदले में मिलता है। तो अगर बदले में आप किससे कोई चीज़ मांग रहे हो तो वो भी लॉफुल ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और सर्टेन, कोई भी एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि बेटा सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, क्या सारे एग्रीमेंट जो है, सारे एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सॉरी, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, नहीं होते। बट सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके एग्रीमेंट होते हैं। ऐसा क्यों बेटा,
क्योंकि बेटा कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, उनमें हम इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं कर सकते, मतलब लॉ को इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे कि हमारे घर के एग्रीमेंट, मान लो कि आपके पिताजी ने बोला बेटा तो अच्छे नंबर से पास हो तेरे को मैं बाइक दिलाऊंगा या एक्टिवा दिलाऊंगा या जो भी हो, और अगर वो नहीं दिलाए, मना कर दें, तो आप पिताजी के अगेंस्ट कोर्ट में तो ना चले जाओगे, ना पुलिस को इन्फोर्स कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना नहीं था। इसके बाद है बेटा प्रपोजल और इनविटेशन टू मेक प्रपोजल। बेटा प्रपोजल आ सकता है यहाँ पे, ऑफर भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर भी बोलते हैं, प्रपोजल को आप ऑफर बोल सकते हो। ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है बेटा, या प्रपोजल क्या होता है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका सेक्शन 2A इस बारे में बात करता है कि जब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस दिखाता है दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने या न करने के लिए, और इस उद्देश्य से दिखाता है कि सामने वाला अपनी एसेंट मतलब सहमति दे दे, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रपोजल या ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई शॉप के बाहर अगर उसका कैटलॉग लगा है या ब्रोशर लगा है, वो हमको इनवाइट करता है कि आओ और ऑफर दो, तो वो होते हैं इनविटेशन टू ऑफर बेटा। ठीक है। ऑफर बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा, जैसे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो होता है जो पूरी पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, किसी एक पर्सन को नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो कोई बड़ा फिल्म स्टार है, उसका कुत्ता घूम गया है, उसने पेपर में नोटिस दे दिया कि जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसे मैं इतने रुपए इनाम दूंगा, तो बेटा ये जनरल ऑफर है। जिस भी व्यक्ति को कुत्ता मिलेगा वो ला सकता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा बेटा होता है स्पेसिफिक ऑफर, मतलब जिस व्यक्ति को दिया है ऑफर वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा बेटा क्रॉस ऑफर होता है, दो लोगों ने अनजाने में सेम ऑफर एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया हो तो उसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं। काउंटर ऑफर क्या होता है बेटा, काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जैसे कि हमने किसी को बोला, मान लो मुझे अपनी कार बेचना है, मैंने आपको बोला कि बेटा मुझे मेरी कार बेचना है 5 लाख में, कोई खरीदेगा क्या? उधर से आपने काउंटर ऑफर दिया, सर कार तो खरीद लेंगे मक्की पर 4 लाख में। तो बेटा ये जो है ना काउंटर ऑफर हो गया, क्योंकि आपने इसमें कंडीशन ऐड कर दी। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि आपने इसमें कंडीशन डाल दी बेटा। एक्सेप्टेंस कब होता है, जैसे जो ऑफर दिया मैंने आपको उसी वे में उसको एक्सेप्ट करना है, बिना कोई अल्ट्रेशन करे। ठीक है, तो ये काउंटर ऑफर हो गया बेटा। इसके बाद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर भी इसके टाइप होते हैं। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शब्दों में साफ साफ बोल दिया कि मुझे मेरी कार आपको इतने रुपए में बेचना है, ये एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है बेटा, जैसे कि अपन कभी जाते हैं रोड पे निकलते हैं तो सिटी बस आती है, या फिर आपने देखा होगा कि अपनी रिक्शा आ जाती है, वैन खड़ी रहती है, ई रिक्शा खड़ी रहती है, वो खड़ी है मतलब वो हमें इम्प्लाइड ऑफर दे रही है कि आ जाओ और बैठ जाओ। अब बस आज की खड़ी रहती है, हम जाके उसमें बैठ गए, मतलब बस हमको इम्प्लाइड ऑफर दे रही है, चुपचाप बैठे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इम्प्लाइड ऑफर होता है जहाँ पे शब्दों का यूज हम नहीं करते हैं। बेटा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बड़ा है ये, आप सीए और सीएस वाले बच्चे जानते होंगे, बीकॉम वाले बच्चों को नहीं पता, इसलिए बेटा ये थोड़ा सा बड़ा एक्ट है पूरा, उससे लगभग बहुत सारे टॉपिक है इसमें। व्हाट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बेटा कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होती है, मैंने आपको पहली बोला मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल से बड़ा होना चाहिए। माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो वो वॉइड एब इनिशियो होता है बेटा। क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो सर इसका मतलब क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है बेटा, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से, जब से आपने माइनर से एग्रीमेंट करा है बनाते वक्त ही वॉइड है। वॉइड मतलब नल, जीरो, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असेंशियल कंडीशन है कि मेजर होना चाहिए। माइनर के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो उसकी लीगली कोई वैलिडिटी नहीं है। साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, लूनाटिक है या ड्रंक कार्ड है, तो उस दौरान अगर उसने कोई एग्रीमेंट करा होगा तो वही वॉइड होगा बेटा। वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कोई एलियन एनिमी है, मतलब कोई विदेशी शत्रु है हमारा, तो उससे भी हम एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, या कब कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता है? तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का, देखो कंसेंट का फ्री नहीं मानते ये बताया उन्होंने, तो अगर उसमें कोर्जन हो, कोर्शन का मतलब होता है बेटा किसी को मार पीट के डरा धमका के अगर हमने उससे एग्रीमेंट पे हाँ करवा ली हो तो उसकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। कोर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेटा अनुचित प्रभाव डालना। हम इस पोजीशन में के हैं कि दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकते हैं, मतलब उसकी विल को बदल सकते हैं अपना प्रभाव डाल के,
और वो हमारी बात में आके एग्रीमेंट कर लेता है, तो अगर वो हमारे दबाव में आके कर रहा है तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर आपने फ्रॉड करा हो बेटा किसी के साथ, है ना, या फिर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करा हो, कोई चीज़ को गलत दर्शाया हो बेटा, इनोसेंट भी हो सकता है ये। और अगला होता है बेटा मिस्टेक। नॉर्मली ये जब 5 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपकी स्टार्टिंग की जो 4 कंडीशन है, कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी मैंने मिस प्रेजेंटेशन दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है बेटा, अभी वो वॉइड नहीं है। जिस पार्टी को आपने डराया धमकाया है, उसकी विल का फायदा उठाया है या फ्रॉड करा है, वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दे, उनकी मर्जी। मिस्टेक के अंदर बेटा 2 टाइप की मिस्टेक होती है नॉर्मली, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर एक पार्टी की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, दोनों पार्टी की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एक बेटा कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, इसके एसेंशियल एलिमेंट और रूल। जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, बट बेटा इसके एक्सेप्शन भी है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है और बिना किसी कंसिडरेशन के हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन एक्सचेंज। जैसे अगर हम किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए और उसको भी कुछ मिलना चाहिए, तो उसको वैलिड माना जाएगा। तो ये कुछ के बदले कुछ जो हम एक्सचेंज करते हैं इसको बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरी कार खरीद दो 5 लाख में, तो जो 5 लाख है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, जो कार है वो आपके लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इसका लॉ है बेटा कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा, कि अगर मतलब कब वो वैलिड होता है। तो बेटा कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड कब होता है, जब वो नेचुरल लव और अफेक्शन की वजह से हो, आप में आपस में प्रेम हो बेटा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो आप उसको रजिस्टर्ड करा के ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद बेटा होता है टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा लोन जो समय के साथ साथ, मतलब टाइम बार्ड हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया, आपने पैसे ही नहीं लिए, वो पैसा डूब गया, अचानक से कभी इंसान वो देने आ जाए वापस, तो उसके लिए कंसिडरेशन नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा बेटा तीसरी कंडीशन होती है पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। किसी व्यक्ति ने या आपने किसी की कोई हेल्प कर दी थी पहले और वो सर्विस के बदले आपको कुछ पैसे देने आ जाए, तो उसके लिए भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए। इसके अलावा बेटा एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है हमको, अगर हम एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो। और हम किसी को प्रॉपर गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके लिए भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वॉइड एग्रीमेंट्स। ऐसे सारे एग्रीमेंट बेटा वॉइड होते हैं जिसके अंदर या तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, अनलॉफुल कंसिडरेशन हो, किसी की शादी वादी को तोड़ने का एग्रीमेंट हो, है ना, आप शादी में रुकावट पैदा कर रहे हो, किसी के बिजनेस में रुकावट पैदा कर रहे हो, कोई अनसर्टेन मीनिंग है, तो वो सब बेटा वॉइड होते हैं। बेटा शादी अगर माइनर की है तो आप उसको रोक सकते हो, वो बात अलग है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मेजर की, शादी में रुकावट डालना, बिजनेस में रुकावट डालना, वेगरिंग एग्रीमेंट मतलब सट्टे वगैरह वाले एग्रीमेंट, ये सब वॉइड एग्रीमेंट होते हैं बेटा। फिर बेटा को करना है व्हाट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच कितने टाइप का होता है, कैसे होता है बेटा। ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, कैंसिल कर देना। तो जब कोई पार्टी जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करती है, उसको टाइम के पहले रेपुडिएट कर देती है, ब्रीच कर खत्म कर देती, परफॉर्म नहीं करना चाहती, या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती इनोवेशन, या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में चेंज करती है अल्ट्रेशन, या फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती है पुराने को पूरा ही कैंसिल करके, तो उसमें होता है बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा यूनिट 1 अब कंप्लीट हुई है। मैं मान रहा हूँ बच्चे बोलेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन, हाँ बेटा इतने सारे क्वेश्चन, बिकॉज यूनिट इंपॉर्टेंट है और उसमें पूरा एक्ट है, वो एक लॉ है पूरा 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी का पार्ट के अंदर है इंडेमनिटी एंड गारंटी। बेटा ये अलग से पार्ट 2 है, अभी आपने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा है, अब इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124 से 147। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताना है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 पार्टी होती है, एक इंडेमनिटी होल्डर, एक इंडेमनीफायर, है ना। इंडेमनीफायर मतलब समझ लो आप क्षतिपूर्ति करने वाले, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई आपकी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो आपको प्रॉमिस करती है कि आप प्रीमियम पे करो, कोई भी नुकसान होगा तो हम बियर करेंगे, है ना। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लॉस को गुड कर देती है। ये आपको ध्यान रखना जो वर्ड बोल रहे हैं मैंने, ताकि आप ऑब्जेक्टिव वगैरह सही कर सको।
इसमें इनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेना एक बार। फिर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें तीन पार्टी होती है बेटा गारंटी के अंदर। एक होता है बेटा पर्सनल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है श्योरिटी। श्योरिटी क्या होता है, जो गारंटी लेता है डेटर की क्रेडिटर के सामने कि अगर डेटर पैसे नहीं देगा तो श्योरिटी पैसे दे देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप हो और मैं हूँ। आप जो हो वो एक श्योरिटी हो, आप कौन हो, श्योरिटी। आपका एक फ्रेंड जिसको पैसे चाहिए थे, है ना, वो हो गया बेटा पर्सनल डेटर, और मैं हूँ क्रेडिटर। आप अपने फ्रेंड को मेरे पास लेकर आए कि सर इसको पैसे दे दीजिए आप उधार। मैंने कहा मैं जानता भी नहीं हूँ इसको। आपने बोला सर मैं गारंटी ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे देंगे, मैं दे दूंगी। तो इसको बोलते हैं बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीन पार्टी होती है इसमें, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और प्रिंसिपल क्रेडिटर। इसमें बेटा प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पैसे ये देगा। अगर ये पैसे नहीं देता है तो फिर श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसे दे दे। अच्छा, अगर श्योरिटी मान लो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, मान लो आपके फ्रेंड ने मुझे पैसे वापस नहीं दिए, मैंने आपको बोला बेटा वो पैसे दे दो, आपने बोला ठीक है सर, आप हमारे सर हो, आपको पैसे दे देते हैं आपके। तो अब आप मेरी जगह पे आ गए, मतलब अब आप प्रिंसिपल डेटर से पैसे, मतलब अपने फ्रेंड से पैसे रिकवर कर सकते हो। अगला बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एक्सप्लेन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली ऑफ गुड बिल्ड। बेटा बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पर्पस के लिए हमारा कोई गुड्स है वो दूसरे के पास रख देते हैं और वो पर्पस पूरा हो जाने के बाद वो गुड्स को वापस ले लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा बेलमेंट। इसमें दो पार्टी होती है, एक होती है बेलर, एक होती है बेली। बेलर वो होता है जो गुड्स रखता है, बेली वो होता है जिसके पास हम गुड्स रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहीं बाहर जाना होता है, नॉर्मली होता है ना बेटा, और अगर हमारे पास कोई पेट एनिमल है, डॉगी है, तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो हम पड़ोसी को देके चले जाते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना है इसका। वही होता है बेटा बेलमेंट। या आप कभी मान लो कपड़े प्रेस कराना, ड्राई क्लीन कराना, तो हम जाके लॉन्ड्री पे देकर आ जाते हैं, और जैसे ही हमारा काम पूरा होता है वापस ले आते हैं हमारी ड्रेस उठा के लॉन्ड्री होने के बाद। तो बेटा वही चीज़ें होती है बेलमेंट के अंदर आती है। अगला है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एजेंसी क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है, कैसे टर्मिनेट होती है। एजेंसी का मतलब वही होता है बेटा, इसमें एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है उसका एजेंट। तो बेटा इसमें एक होता है आपका एजेंट, एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अपॉइंट करता है, और एजेंट के सारे काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। एजेंट हम स्पेशली टास्क के लिए अपॉइंट कर सकते हैं बेटा, और एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है। एक एजेंट अपना सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ सब एजेंट एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब अगर सब एजेंट कोई गलती करेगा तो एजेंट की गलती कहलाएगी वो, ना कि प्रिंसिपल की। एक बार आप एक शॉर्ट नोट पढ़ लेना बेटा। थर्ड यूनिट में आ गए बेटा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मली हम जैसे बिजनेस में यूज़ करते हैं मनी वगैरह ट्रांसफ़र के बदले, जैसे कि चेक वगैरह हो गया आपका, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे मान लो एक पार्टी को दूसरे को पैसे देना है, या जैसे सेलर है और बायर है, बायर ने सामान खरीद लिया पर अभी उसके पास पैसे नहीं, उसने बोला सेलर को मैं आपको 3 महीने बाद पूरे पेमेंट कर दूंगा। सेलर बोलता है रुक जा मैं एक बिल बना के दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके ऊपर साइन कर और एक्सेप्ट करके तू 3 महीने बाद मुझे पेमेंट दे देगा। ठीक है, तो वो उस बिल को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट भी होता है बेटा, जब किसी को पैसे देना होते हैं तो हम पैसे देने का खुद से प्रॉमिस करते हैं, तो हम खुद बनाते हैं उसको। इसके अलावा चेक तो आप जानते हो सब क्या होता है। तो ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। आप यहाँ से चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इनको एक बार इनका डिफरेंस पढ़ लेना, अगर एग्जाम में आ गया तो आपके लिए गुड है। नेक्स्ट है बेटा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये तो आप पढ़ चुके हो अच्छे से, मुझे लगता नहीं मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, आप सब जानते हो पार्टनरशिप क्या होती है, कैसी होती है। फिर ये बता देता हूँ कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का रिलेशन होता है ना, जो एग्री होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए, और एक ऐसा बिजनेस चलाते हैं जो कैरिड बाय ऑल हो या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो। मतलब इसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो पार्टनरशिप क्या है, इसके अंदर सबसे पहले मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग होना चाहिए। मतलब हो सकते हैं मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। दूसरा लीगल बिजनेस होना चाहिए। तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा इसके अंदर, मन में 1 रुपये का नुकसान हो चाहे 1 करोड़ का, जितने पार्टनर उनको मिलके भरना पड़ेगा। चौथा होता है बेटा
लेक ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अगर एक पार्टनर भी मरा है कुछ भी हुआ तो उसका इम्पेक्ट फर्म पे पड़ता है, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। इसके बाद बेटा पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि ये परमानेंट मतलब परपेचुअल सक्सेशन का नहीं होता, मैंने बताया कभी भी क्लोज करना पड़ सकता है बेटा इसको, है ना। और पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सब लोग मिलके भी चला सकते हैं, सबके बदले को एक व्यक्ति भी चला सकता है। और सारे पार्टनर और मतलब सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, मतलब अगर एक भी पार्टनर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो सारे लोगों की लाइबिलिटी बनेगी। बेटा पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसको पार्टनरशिप डिड बोलते हैं। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ पार्टनरशिप डिड है ये, जो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है। बेटा ये बनाना कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। आपने पढ़ा है ट्वेल्थ में, लेकिन बेटा कुछ बच्चों का ट्वेल्थ में कुछ और सब्जेक्ट होता है, बाद में वो कॉमर्स लेते हैं, इसलिए बता देता हूँ कि पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स के बीच का रिटर्न एग्रीमेंट होता है। ये बनाना कंपलसरी नहीं होता है, आपकी इच्छा हो तो बनाओ, आपकी नहीं इच्छा है तो मत बनाओ। पर अगर आप नहीं बनाते हो तो उस केस में कौन से रूल्स अप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड। पहला रूल होता है बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सारे पार्टनर्स को आपस में इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस बांटना होगा, भले किसने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो कम लगाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है बेटा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। किसी भी पार्टनर को कैपिटल लगाने पे उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, कि कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा अगर विड्रॉ करता है तो उसको भी उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होगा। नो रेम्यूनरेशन, इसका मतलब होता है किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। और बेटा फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर अगर फर्म से लोन लेगा तो उसको 6% पर एनम, मतलब साल भर का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। यूनिट 4 पे आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आप ट्वेल्थ में पढ़ के आ चुके हो। इसमें 1986 का है, अभी नया एक्ट भी आ गया 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, आपको लिखना वही है। बेटा इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके फीचर्स बताना है या क्यों बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया था बेटा, इसका ऑब्जेक्ट था कि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको उनके अधिकारों के बारे में, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताना है, उनको अवेयर करना है, प्रोटेक्ट करना है, और इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना है। इसलिए आप देखते हो कि जगह जगह जागो ग्राहक जागो, या फिर आरबीआई कहता है सावधान रहिए, ऐसा जो आप पढ़ते हो वो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आते हैं, ताकि ग्राहकों को सतर्क कर सके, प्रिवेंट कर सकें। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, कंज्यूमर कौन होते हैं, तो ग्राहक होते हैं वो व्यक्ति जो खुद गुड्स खरीदते हैं या उन किसी के बिहाफ पे गुड्स खरीदते हैं, या तो वो पूरा पेमेंट करते हैं या पार्शियल पेमेंट करते हैं या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, वो सब कंज्यूमर कहलाते हैं। इसमें बेटा कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो 3 जगह शिकायत कर सकते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन। इन तीनों जगह पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 एजेंसीज बनी हुई हैं। बेटा इसके अंदर आपको फेमा 2000 पढ़ना है। फेमा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा फेमा क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनके ऑब्जेक्ट क्या है। फेमा बेटा जो हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए बना हुआ एक्ट है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज को ठीक तरीके से रेगुलेट किया जा सके, सारा मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हैंडल हो जाए। यूनिट 5 आपके सामने बेटा कंपटीशन एक्ट। जैसे ही ऐसी कोई भी यूनिट आती है बेटा तो उसको आपको ये ज़रूर करना है कि कंपटीशन एक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बना ये एक्ट, है ना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको सबके पढ़ना है। जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हो, एक तो आपको उनका ईयर ध्यान रखना है और उनका ऑब्जेक्ट। आपको बहुत सारे एक्ट्स हैं इसके अंदर, तो आपको सबके ऑब्जेक्ट और ईयर तो पता होना चाहिए ताकि आप डिस्क्राइब कर सको। और बेटा आप कोई 10th या 12th की एग्जाम नहीं दे रहे हो कि सर ये हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं और हूबहू आना चाहिए। बेटा हूबहू कुछ नहीं आता, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहे हैं आप उसको ध्यान से समझो, पढ़ो। अभी मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेटा, अगर आप पढ़ने में सीरियस होते या मेरी बात मानते तो मैं भी आपको एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में समझाता अच्छे से कि आपको दूसरी बार पढ़ना ही नहीं पड़ता। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसे ही बोल रहे बेटा, पर ऐसा नहीं है। लॉ में मेरी मास्टरी है, इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन सीए सीईटी वाले बच्चों को भी लॉ पढ़ाता हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें बेटा आपको इंट्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन कंपटीशन कमीशन क्या होता है, कैसे बनता है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब बेटा फंक्शन की जगह पावर आ जाए तो फंक्शन को या पावर में लिख सकते हो, थोड़ा इतना माइंड अपन यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमसे फंक्शन पूछा है तो फंक्शन को ही हम पावर में लिख सकते हैं।
इसमें एक बार आप ये पढ़ लेना, कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आते हैं आपको तो उसमें काम हो जाएगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होते हैं, है ना, वो उनकी टेन्योर क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कैसे होता है ना, वो सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। आपसे टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, इनकी मीटिंग कब होना चाहिए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पर्पज़ में भी आ सकता है। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए फ्रॉम यशराज सीरीज़। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सभी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है मैं यूट्यूब नहीं चेक कर पाता हूँ। आप प्लीज़ मुझे, या कभी मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सॉरी उसके लिए, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझे डीएम कर दीजिएगा आपको जो भी इश्यूज़ होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस।